आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे देखे होंगे रिगार्डिंग द जियो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। सो एज वी ऑल नो, जियो अपना फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है। ये पूरे जियो के बास्केट में पहला एक एक्टिव फंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक जो भी फंड जियो ने लॉन्च किए हैं आर ऑल पैसिव फंड्स। या तो उनका एनएफओ आ चुका है या तो आने वाला है, बट दे आर ऑल पैसिव इन नेचर। चाहे वो आप निफ्टी 50 की बात करो, नेक्स्ट 50 की बात करो, मिड कैप 150 की बात करो या स्मॉल कैप 250 की बात करो, वो सारे ही फंड्स पैसिव फंड्स है। दिस इज द फर्स्ट फंड जो इक्विटी कैटेगरी में एक एक्टिव फंड है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी बातें करूंगा जो किसी ने भी यूट्यूब पे नहीं की है। इस पूरे वीडियो को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला पार्ट रहेगा जहां पे मैं इस पर्टिकुलर फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो सकता है, आप कहां से कर सकते हो, एंड सो एंड सो फोर्थ। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं डिस्कस करूंगा कि इस पर्टिकुलर फंड की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, अप्रोच क्या रहेगा और किसके लिए फंड सही रहेगा। थर्डली, मैं डिस्कस करूंगा कॉम्पिटिशन एनालिसिस कि ये फंड विजिवी अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, उनके सामने कैसे खड़ा है। एंड द फोर्थ पॉइंट दैट आई विल डिस्कस विद यू इज द की कंसर्न्स। ऑलरेडी की सिंस जियो ने पहली बार एक्टिव फंड लॉन्च किया है तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या की कंसर्न्स है और हमें कैसे वो रिस्क मिटिगेट करना चाहिए। एंड लास्टली, पूरे कॉन्वर्सेशन को मैं कंक्लूड करूंगा विद सम ऑफ माय इनपुट्स रिगार्डिंग द स्टडी दैट आई हैव डन रिगार्डिंग द जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। तो चलिए चलते हैं। टू बिगिन विद, सबसे पहले फंड का ओवरव्यू डिस्कस करते हैं, फंड का बेसिक डिटेल डिस्कस करते हैं। सो एज वी ऑल नो, फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम इसका मतलब जब एनएफओ आ रहा है तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड एट द वेरी सेम टाइम एनएफओ आने के बाद भी आप रेगुलरली इसमें पैसा डाल सकते हो। सो दैट इज द नेचर ऑफ द फंड। इसका जो एनएफओ है वो ऑलरेडी 23 सितंबर को शुरू हो गया था और 7 अक्टूबर तक है। तो डिपेंडिंग ऑन आप ये कब वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से आपके लिए डेट यूजफुल है। इसका जो बेंचमार्क रहेगा दैट वुड बी निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मान लेते हैं कि निफ्टी 500 का 2 साल का रिटर्न 25% है और इस पर्टिकुलर फंड का 24% है, तो मतलब इन्होंने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एंड विजिबली अगर इस फंड का ज्यादा है निफ्टी 500 से, तो ये फंड बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके फंड मैनेजर्स 2 एक्सपीरियंस्ड लोग हैं विच आर कमिंग इन फ्रॉम द इंडस्ट्री, तन्वी जी एंड साहिल जी करके। सो यू कैन रीड अबाउट देयर प्रोफाइल्स। एंड 2 वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इस पर्टिकुलर फंड में कर सकते हो 500 है, चाहे वो लमसम में हो या एसआईपी फॉर्म में हो। ऑलराइट, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज अगर आप एसआईपी फॉर्म में कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6 एसआईपी तो करनी रहेगी। ऑलराइट, सो दैट इज द आइडिया हियर कि अगर आप 500 रुपए की एसआईपी इस पर्टिकुलर फंड में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 6 इंस्टॉलमेंट्स तो करने ही रहेंगे। एंट्री लोड एग्जिट लोड नहीं है इस पर्टिकुलर फंड में। एक और जो इंटरेस्टिंग पार्ट जियो के पूरे एएमसी में है, वो केवल सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स को ही प्रमोट करता है। उनके केस में रेगुलर प्लान्स नहीं है। व्हेन आई से डायरेक्ट प्लान्स, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप पैसा डालते हो इन पर्टिकुलर फंड्स में तो बिना कोई इंटरमीडिएटरी के ये पैसा सीधा एएमसी के पास जाता है। तो जो रेगुलर फंड्स में बीच में इंटरमीडिएटरी होता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके पास एक कट जाता है, वो कट इसमें जाता ही नहीं है, वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो डायरेक्टली आप एएमसी के साथ ही इन्वेस्ट कर रहे हो। आप बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो इसके लिए। आप धन यूज कर सकते हो, ग्रो यूज कर सकते हो, जीरोधा यूज कर सकते हो, सो एंड सो फोर्थ। सो दैट इज द प्लान दैट इज अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जियो एज एन एएमसी बन ही रहा है, ऑलराइट, एंड छोटे अमाउंट ऑफ एयूएम पे भी वो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज नहीं कर रहा है। सो फॉर इंस्टेंस अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करूं तो 0.5 का एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान है ही नहीं। अगर आप बाकी फ्लेक्सी कैप फंड्स देखो तो कॉस्ट पर्सपेक्टिव से वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि ये आपका क्राइटेरिया बने बिकॉज ऑफ विच आप इस पर्टिकुलर फंड को सिलेक्ट करो और बाकियों को ना करो। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है तो जो 2 फंड मैनेजर्स है उनके पास कंप्लीट लिबर्टी इन टर्म्स ऑफ वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट, वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, सो एंड सो फोर्थ। दे कैन ऑल्सो गो इन डेट एंड मनी मार्केट, दे कैन ऑल्सो गो इन रीट्स। अभी रिसेंटली ही एक चेंज आया है पॉलिसीज में रिगार्डिंग टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। रीट भी एक कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स में हो सकता है। तो दैट इज द नेचर ऑफ इट कि आप 100% इक्विटी जा सकते हो सिंस इट इज फ्लेक्सी कैप। आप चाहो तो 100 इक्विटी ना जाके 35 डेट और रीट्स में 10% तक जा सकते हो। हाउएवर मिनिमम इक्विटी में 65 मेंटेन आपको करना ही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ फ्लेक्सी कैप फंड कि फंड मैनेजर के पास बहुत डिस्क्रिशन होता है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग वेयर दे वांट टू इन्वेस्ट। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंड। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट पॉइंट हम बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे फंड के बारे में, वो हमने कर ली। सेकेंडली जो मुझे डिस्कस करना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच ऑफ द पर्टिकुलर फंड। तो जनरली जब भी कोई फ्लेक्सी कैप फंड बनता है तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस रहती है हमारे फंड मैनेजर के ऊपर कि फंड मैनेजर किस तरीके से स्टॉक सिलेक्ट कर रहा है और इस पर्टिकुलर फंड में ऐड कर रहा है और उस पर्टिकुलर स्टॉक का हमको एक्सपोजर मिलता है थ्रू दैट फंड। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस इन्होंने कोशिश की है कि ये
थोड़ा सा एआई को इन्वॉल्व करे। सो एआई को इन्वॉल्व करने के लिए आपको पता है जियो हैज पार्टनर्ड विद ब्लैक रॉक, एंड ब्लैक रॉक के पास एक बहुत ही अच्छा ग्लोबल टूल है, द नेम इज अलादीन। ऑलराइट, उसके पास बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स है, फीचर्स है जिसको यूज करके इन्वेस्टिंग बेटर हो सकती है। तो एग्जैक्टली फ्रेमवर्क का नाम है SAE, दैट इज सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी। सो ये फ्रेमवर्क दो चीजों पे चलता है। एक जो आपका ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क है जहां पे फंड मैनेजर फंडामेंटल्स देखता है, जीडीपी के नंबर्स देखता है, कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखता है, वो सारी चीजें तो है ही है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर अप्रोच में, दैट इज द SAE अप्रोच, इस पर्टिकुलर अप्रोच में बहुत सारे डेटा एनालिसिस भी होते हैं। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ कि क्यों ये इंकलकेट किया गया है। अब जो भी डेटा आप देखते हो, चाहे वो कंपनी का हो, कंट्री का हो, ऑलराइट, वो हमेशा लैगिंग डेटा होता है। लैगिंग डेटा का मतलब कंपनी 3 महीने परफॉर्म कर ली ना, उसके बाद हमको क्वार्टरली रिपोर्ट मिलता है, तो वो सारा का सारा काम तो हो चुका होता है, उसके बाद हमको पता चलता है कि भाई हाँ कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया है। हम लोग कभी भी इंफॉर्मेशन के साथ या उससे आगे नहीं हो पाते, हमेशा इंफॉर्मेशन हो चुकी होती है, सिचुएशंस पूरी निकल चुकी होती है, उसके बाद हमको पता चलता है ऐसा हुआ, एंड देन वी रिएक्ट। ऑलराइट, सो इन 9 out of 10 cases you always be late. Now in this particular approach what they have tried is to integrate this traditional approach along with an AI approach. अब वो AI approach में क्या क्या चीजें कवर होती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बिफोर आई डिस्कस दिस डेटा पॉइंट्स विद यू, मेक श्योर कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम लोग बहुत एफर्ट डाल रहे हैं टू मेक दीज वीडियोज फॉर यू। हम लोग दिन रात रिसर्च करते हैं एंड वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द इन्फॉर्मेशन आउटपुट दैट वी कैन प्रोवाइड। ऑलराइट, सो मेक श्योर आप ये सब्सक्राइब करिए। नाउ कमिंग बैक, तो बेसिकली अब बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स है जो अलादीन के पास है। फॉर एग्जाम्पल वो मैक्रो ट्रेंड्स को देखते हैं, मैक्रो ट्रेंड्स को देखते हैं इन द सेंस कि इंडिया एज अ कंट्री, ठीक है, हम लोग सब गूगल पे क्या ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ऑलराइट, हम लोग किस तरफ हमारा इंक्लिनेशन जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स हम ज्यादा बाई कर रहे हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट सारी कंबाइन कर लो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नाइका, सो एंड सो फोर्थ, उन पे सबसे ज्यादा सर्चेस हम क्या चीज का कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट हम सबसे ज्यादा बाई कर रहे हैं। ऑलराइट, ध्यान रहे ये इन्फॉर्मेशन हैंड्स ऑन है, ठीक है, आप आज सर्च कर रहे हो तो कलेक्टिवली पूरे इंडिया का आज का डेटा हमको मिल गया, ना कि मुझे इस केस में 3 महीना 4 महीना वेट करना पड़ रहा है कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस आएगा फिर पता चलेगा कि ऐसा ऐसा हुआ। सो दैट इज वन वेरी गुड इनसाइट दे गेट। देन दे ऑब्वियसली ट्रैक ऑल द कंज्यूमर बिहेवियर दैट इज देयर, ऑलराइट, जिसका भी डेटा अवेलेबल होता है तो वो इसमें ऐड करते हैं। लाइकवाइज आपके क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स कहाँ हो रहे हैं, ऑलराइट, सो फॉर एग्जाम्पल सब कह रहे हैं कि iPhone 17 आया, अब iPhone 17 आया और इंडिया परचेज कर रहा है, वो आपको कैसे पता चलेगा? द बेस्ट वे टू डू इट इज कि आप क्रेडिट कार्ड का डेटा पढ़िए। क्रेडिट कार्ड के डेटा पढ़ने से आपको ये पता चल जाता है कि कितने लोगों ने आईफोन एक्चुअली में परचेज किया है और कितने लोगों ने एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड के थ्रू, EMI के थ्रू परचेज किया। यू विल गेट दोस इनसाइट्स एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि एक्चुअल में कंज्यूमर यहाँ स्पेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑलराइट, सो विल गेट हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन। सो ऑल दोस थिंग्स दे आर यूजिंग। Alright, so Jio is trying to combine the best of both the worlds and trying to get a list of stocks. अब एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक सिंपल सा लॉजिक है, आप एक फ्लो चार्ट इमेजिन करिए अपने माइंड में। ऑलराइट, इंडिया में 1000 ऐसे स्टॉक्स है, ठीक है, जो कि इन्वेस्टेबल है, जहाँ पे लिक्विडिटी है, आराम से म्यूचुअल फंड एक बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करके निकाल सकता है। ऑलराइट, 1000 ऐसे स्टॉक्स है, ऊपर के 1000 स्टॉक्स जो है वो है। ऑलराइट, उसमें डेटा भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब उसमें से जियो ब्लैक रॉक क्या कर रहा है, उसमें से 750 स्टॉक्स ऐसे फिल्टर कर रहा है जिसमें लिक्विडिटी और बेटर हो, एग्जीक्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी हो, थोड़ी सी टर्नओवर उस पर्टिकुलर स्टॉक का ज्यादा हो। ऑलराइट, सो 1000 की यूनिवर्स को कट शॉर्ट करके 750 की यूनिवर्स में आता है। अब वो 750 की जो यूनिवर्स है उसको जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 500 इंडेक्स के लेंस से देखता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि निफ्टी 500 जो इंडेक्स है उसमें कैसे सेक्टर्स है, कैसे इंडस्ट्रीज है, किस सेक्टर में कितना परसेंटेज है, किस इंडस्ट्री में कितना परसेंटेज है, कितने स्टॉक्स में कितना कितना वेटेज है। ऑलराइट, एक ब्रॉडर लेंस मिल जाता है। अब ऐसा नहीं करेगा जियो ब्लैक रॉक कि उस पर्टिकुलर फंड में 50% एक पर्टिकुलर सेक्टर में डाल दिया। ऑलराइट, वो रेफरेंस लेता है कि भाई निफ्टी 500 में कितना एलोकेशन एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो उसके इर्द गिर्द वो पैसा उसमें डालेगा। हो सकता है कि निफ्टी 500 में वो एलोकेशन 10% हो, 12% हो, बट इन जियो ब्लैक रॉक बुलिश है तो उसमें 15-20% जा रहा है। यू नॉट सी अ वेरी वास्ट डिफरेंस कि यहाँ पे 10% है और जियो ब्लैक रॉक ने अपने फ्लेक्सी कैप फंड में 50% डाल दिया। दैट विल नॉट बी द केस। तो अब हम आ गए हैं 750 स्टॉक्स तक, जहां पे हम एक लेंस लगा रहे हैं निफ्टी 500 का फॉर सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, फॉर मार्केट कैप अंडरस्टैंडिंग। नाउ कम्स इन द से लॉजिक, दैट इज SAE लॉजिक। वो क्या करता है, बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए अभी, रियल टाइम पैरामीटर्स, उसके बेसिस पे रैंकिंग देता है ये 750 स्टॉक्स को कि हाँ भाई ये पैरामीटर के बेसिस पे स्टॉक रैंक 1 कर रहा है, ये रैंक 2 कर रहा है, रैंक 3 कर रहा है, बेस्ड ऑन मैक्रो ट्रेंड्स। अभी तक हमने ट्रेडिशनल नंबर्स इंक्लूड ही नहीं किए। ऑलराइट, तो ये डेटा मिल रहा है हमको। अब इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा ह्यूमन टच इन्वॉल्व होना स्टार्ट होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फिल्टर लगता है कि हाँ भाई कोई कंपनी अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाइज चेक नहीं हो रही है तो उसको निकाल देते हैं, भले ही अच्छा परफॉर्म करियो। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है तो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जनरली
9 out of 10 केसेस में उस कंपनी को टच नहीं करते हैं, ऑलराइट, सो उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद अगेन 2-3 पैरामीटर्स अलग अलग लगते हैं, लाइक द फंड मैनेजर इनपुट्स कि हाँ भाई फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग है, ये टेलविंड है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ये टेलविंड इस सेक्टर में चल रहा है, एंड सो फोर्थ। ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखा जाता है कि 100 करोड़ का एक स्टॉक खरीदना है पूरे फंड हाउस को, तो ऐसा तो नहीं है कि 5 करोड़ तो मेरा ऊपर ऊपर सिर्फ खरीदने में लग रहा है, तो क्योंकि वो इनडायरेक्टली बॉन्ड तो इन्वेस्टर्स को ही करना पड़ता है, सो वो देखा जाता है। एंड लास्टली से प्लेटफॉर्म को यूज करके अगेन एक रिस्क असेसमेंट होता है कि हाँ भाई रैंकिंग वाइज तो मैक्रो ट्रेंड में ये स्टॉक रैंक 1 कर रहा है, बट क्या इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, ऑलराइट, तो रिस्क असेसमेंट होता है। उसके बाद निकल के आते हैं आपके 50-60 स्टॉक्स, ऑलराइट, सो दैट इज द ब्रॉडर फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज डन। पूरा क्वांट मॉडल है जिसके ऊपर बेस्ड है, तो पीछे क्या चल रहा है एग्जैक्टली हम लोग जितना डिकोड कर सकते हैं तो उतना हम कर पा रहे हैं, बट एग्जैक्ट कैसे चल रहा है वो ऑब्वियसली वंस इट स्टार्ट्स रनिंग, वंस इट गेट्स लॉन्च, तो हमको और बेटर आइडिया आते रहेगा जैसे जैसे फंड अपनी फैक्ट शीट लॉन्च करते रहेगा। बाय द वे, जियो हैज नॉट अप्रोच्ड अस एंड दे हैव नॉट पेड अस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम चाह रहे हैं कि जितना अनबायस्ड हम डिस्कस कर सके उतना हम कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द बैक टेस्टेड रिजल्ट्स, तो जियो ने एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी शेयर की हुई है रिगार्डिंग द बैक टेस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंड्स। सो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ ये, तो आप देख पा रहे हैं बैक टेस्टेड परफॉर्मेंस में अगर 1000 रुपए 2015 जनवरी 1 में इन्वेस्ट होते तो करीबन करीबन 10.5 साल का टाइम पीरियड लिया है, और 2015 में कोई ऐसी अबनॉर्मल साइकिल नहीं चल रही थी कोविड जैसी, तो निफ्टी 500 या BSE 500 में रिटर्न आपका करीबन करीबन 4000 तक बना है, दैट इज ऑलमोस्ट 4x हुआ है, ऑलराइट, बट इन दिस केस इन दिस अप्रोच ये रिटर्न आपका 6000 तक गया, दैट इज 6x, ऑलराइट, सो आई एम होपिंग दे हैव अकाउंटेड फॉर transaction cost and all those things, but again the difference of 2000 is a good difference, all right, so that is a good number to have. Apart from that, they've also done it on a calendar year basis, so I'll share that also with you. So आप देख पा रहे हैं कैलेंडर ईयर बेसिस पे भी थोड़े से रिटर्न्स में अच्छा परफॉर्मेंस हमको दिख रहा है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड के अप्रोच का। सो यू सी 2015 में दे हैव आउट परफॉर्म्ड जब BSE 500 और NSE 500 ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। 16 में अगेन दे हैव आउट परफॉर्म्ड, 17 में दे हैव आउट परफॉर्म्ड, 2018 में तीनों ने ही खराब परफॉर्म किया बट इसने कम खराब परफॉर्म किया, ऑलराइट, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 19 में यू सीइंग आउट परफॉर्मेंस, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में ईयर टिल डेट अभी आउट परफॉर्मेंस नहीं आया है, ऑलराइट, सो अगर हमने पिछले 10 साल का डेटा देखा तो एक साल जिसमें आउट परफॉर्मेंस नहीं आया वो अभी करंट वाला ही डेटा है, तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट वी आर एबल टू सी हियर। लाइकवाइज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो मूवमेंट है वो सेम है, बट थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा दिखा हुआ है इन द केस ऑफ जियो फ्लेक्सी कैप फंड, ऑलराइट, सो दैट इज देयर। एंड आपके पास यहाँ पे एवरेज रिटर्न है, मैक्सिमम रिटर्न है, मिनिमम रिटर्न है, ये सारे नंबर्स आपको काम आते हैं टू अंडरस्टैंड द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व। अगर जो आपका मिनिमम रिटर्न है वो बहुत ही कम है, ऑलराइट, कंपेयर्ड टू योर BSE 500 और NSE 500, देन इट्स अ वरी साइन, ऑलराइट, बट यहाँ पे इस केस में वो चीज नहीं है। अगेन द रिजल्ट्स ऑफ द बैक टेस्टिंग आर हेल्दी, ऑलराइट, दैट इज देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ये चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जो पास्ट का परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में आए या ना आए हमको नहीं पता है, ऑलराइट, सो दैट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ऑलराइट, सो ये अपना हो गया सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन वेयर वी spoke about the investment approach and the system that they are building. Now next up I'll do a quick competition analysis कि competition wise कैसे ये stand करता है। So since इतना data नहीं है हमारे पास, obviously will not be able to do a very in-depth analysis जैसे हम बाकी funds में करते हैं, जैसे आपने हमारे पराग पारेख की वीडियो में देखा होगा हमने in-depth analysis किया competition का। यहाँ पे हमारे पास limited information है तो उसको use करके हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपैरिजन के लिए आप देख पा रहे अपनी स्क्रीन पे JM फ्लेक्सी कैप लिया, HDFC फ्लेक्सी कैप लिया, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप लिया, मोतीलाल फ्लेक्सी कैप लिया एंड ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप लिया, ऑलराइट। नाउ इन ऑल द केसेस सबके 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के रिटर्न्स लिखे हुए, एक्सपेंस रेशियो लिखा हुआ है, ऑलराइट, और सबके की स्ट्रेंथ्स लिखे हुए। फॉर एग्जाम्पल JM फ्लेक्सी कैप में पिछले 3 साल में दिख रहा है कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है विज़िवी द अदर फंड्स, सिर्फ पराग पारेख उससे बेटर परफॉर्म किया है, ऑलराइट। HDFC फ्लेक्सी कैप का इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन ऑन अ ओवरऑल होराइजन बढ़ता जा रहा है। लाइकवाइज पराग पारेख में इंटरनेशनल एक्सपोजर की वजह से वहाँ पे केगर रिटर्न्स बहुत ही अच्छा है, प्लस उनका जो डाउनसाइड है वो काफी अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में हमने जैसे मोतीलाल के बाकी फंड्स के साथ भी देखा है, दे टेक कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स एंड वहाँ पे वो लोग अच्छा रिटर्न अभी तक जनरेट कर पाए। एंड लाइकवाइज वी हैव द नंबर्स फॉर ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, ऑलराइट। नाउ इन ऑल दीज केसेस वी हैव द नंबर्स, ऑलराइट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ ऑब्वियसली हमको एक चीज देखनी है कि जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप में ये नंबर्स हमारे पास नहीं आ सकते क्योंकि फंड अभी लॉन्च हो रहा है, ऑलराइट। जो हमने नंबर्स देखे वो बैक टेस्टेड नंबर्स थे, सो दैट वी कैन नॉट से फॉर श्योर। ऑल वी कैन कंपेयर इज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंस रेशियो, ऑलराइट। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा
इफेक्टिव है कंपेयर टू अदर फंड्स, बट मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलराइट, 0.5 से 0.8 के बीच में सभी का आ जाता है। कोई कोई फंड आपको 3% 4% अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, तो दिस 0.3% शुड नॉट पिंच यू। ऑलराइट, सो दैट इज द बेसिक एनालिसिस दैट वी कैन डू रिगार्डिंग द कॉम्पिटिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ की कंसर्न्स हैं। ऑब्वियसली पहला की कंसर्न ये है कि अगर ये एक क्वांट मॉडल है तो टर्नओवर चर्न बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वो लोग ले बेच बहुत ज्यादा करेंगे, ऑब्वियसली दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। सेकंड इज अलादीन एज अ प्लेटफॉर्म का यूजेज इंडिया के डेटा पे फर्स्ट टाइम हो रहा है। इट्स अ ग्लोबली नोन प्रोडक्ट, वहाँ पे बाहर के केस में बहुत ज्यादा यूज हुआ है, बट इंडिया में फर्स्ट टाइम अलादीन यूज हो रहा है मैक्रो ट्रेंड का एनालिसिस करने के लिए। सो वी डू नॉट नो हाउ द आउटपुट्स विल बी एंड वी डू नॉट नो बेस्ड ऑन दोस आउटपुट्स रिजल्ट्स क्या आएंगे म्यूचुअल फंड के। थर्ड पॉइंट इज अगेन, हमने आज तक फ्लेक्सी कैप फंड्स में देखा है कि मैनेजर अगर अच्छा होता है तो रिटर्न जनरेट करके दे देता है। यहाँ पे मैनेजर का रोल शायद मैं कहूंगा 40-60 है, 40 इन फेवर ऑफ मैनेजर एंड 60 इन फेवर ऑफ द क्वांट मॉडल। सो देयर इज अ ओवर रिलायंस ऑन द क्वांट मॉडल दैट दे हैव मेड विच इज नॉट येट टेस्टेड in the Indian markets, तो एक कंसर्न जरूर है उसमें। Alright, and lastly the fifth point, that is a conclusion and my take on this. So according to me it's definitely a very fresh approach for the Indian markets. Indian market में कोई भी ऐसा एक्टिव फंड है ही नहीं जो कि AI backed है या फिर एक बहुत strongly quant मॉडल के ऊपर चलता है, apart from a few funds of quant. Alright, so that is one very interesting thing. पहली चीज ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ भी हिस्टोरिकल डेटा ही नहीं है मेरे पास टू अंडरस्टैंड कि भाई ये फंड इन्वेस्ट कहाँ करेगा। सो व्हाट आई वुड लाइक टू सी हियर इज once it gets launched and once I'm able to see its sectors, once I'm able to see कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, मैं शायद बेटर कॉम्प्रिहेंड कर पाऊंगा कि हाँ भाई इनका जो क्वांट मॉडल है वो अच्छे स्टॉक्स निकाल के दे रहा है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज हम इतने स्टॉक्स को पढ़ते हैं, वी अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं है। सो वंस वी सी द लिस्ट कि जहाँ पे जियो ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट किया है उनके फ्लेक्सी कैप स्कीम में, सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये अच्छे स्टॉक्स निकाल के दे पा रहा है। सो रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन द एनएफओ, what I would rather do is, if I am really liking the fund, I would invest it afterwards. So that is one thing that I would do. Again, अगर ये पेड वीडियो होता तो ऑटोमेटिकली हमको एनएफओ प्रमोट करने के लिए कहा जाता, बट दैट इज नॉट द केस। सो एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपके साथ हाईलाइट करना था। सो आई एम होपिंग आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस मिल गया इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस फंड इज गोइंग टू बिहेव एंड हाउ द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड विल बी कमिंग इन। कमेंट सेक्शन में आप हमको डेफिनेटली बता सकते हैं कौन सा नेक्स्ट फंड हमको एनालाइज करना चाहिए। इट कुड बी एन एनएफओ, इट कुड बी प्रीवियसली लॉन्च फंड। हम लोग बहुत खुशी खुशी आपके लिए उस फंड के बारे में रिसर्च करना चाहेंगे और आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करना चाहेंगे रिगार्डिंग दैट फंड। थैंक यू सो मच।